हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे हैं सर पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है और जो हमारा पहला पेपर है वो हिंदी का है। अब हिंदी का पेपर में हमें 95% स्कोर करना है, टॉपर बनना है, तो प्लीज आप कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो आज का ये वीडियो पूरी हिंदी खत्म कर देगा, ठीक है। आपका जो पेपर है ना क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने वाले हो, अभी तक हिंदी में बहुत ही कम पढ़ा है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये जो 70 नंबर का पेपर आता है 70 में 70 करके आओगे, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कराने वाला हूं, बिल्कुल खत्म करा देंगे। एक ही क्लास में मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाने वाला हूं, हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। और जो आपके पेपर 22 फरवरी में 100% आएगा, जो आपका पेपर है 22 फरवरी को हिंदी का फर्स्ट पेपर, उसमें 100% आएगा। ये महा मैराथन वीडियो है, बहुत ही बड़ी क्लास है, लेकिन आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है। आज आप लोग लास्ट तक देख लोगे तो फिर आपका पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लाओगे, ठीक है। मेहनत करो, अब आपके पास समय नहीं है, अगर आप भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी 20 नंबर फिक्स करा देगा। 20 नंबर ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरे बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे आपका व्याकरण हो, गद्य साहित्य हो, पद्य साहित्य हो, सारा, ठीक है। तो ये 20 नंबर आपका फिक्स है। आपके इंपॉर्टेंट जितने भी गद्यांश है 6 मार्क्स का, वो भी फिक्स हो जाएगा, इसी वीडियो में सब कुछ है, ठीक है। फिर आपके 6 ही मार्क्स के जो आपके पद्यांश है वो भी फिक्स हो जाएंगे। भाई ये वीडियो पूरा रामबाण है, आपको बिल्कुल बादशाह बना देगा। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश 5 नंबर का, पद्यांश यानी कि 10 नंबर आपका ये गद्यांश पद्यांश का फिक्स हो जाएगा। साथ में श्लोक आपका 2-3 नंबर का जो आता है। जीवन परिचय आपका 5+5 गद्य पद्य यानी कि 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, 10 मार्क्स, ठीक है। ये सब अभी फिक्स हो जाएगा, लास्ट तक देखना। जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं 7 मार्क्स, वो भी अभी आपका फिक्स हो जाएगा। खंड काव्य जो आता है 3 नंबर का, ये सारे इस वीडियो में है। पत्र लेखन 4 मार्क्स का, वो भी अभी मैं आप लोगों को फिक्स करा दूंगा। पूरी हिंदी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना जरूर से ही, इस वीडियो को लाइक का टारगेट है ओनली 5000 लाइक। जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किए लाइक कर दो, फिर हम क्लास को शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। आपके बुक में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना हिंदी का, आज की इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, क्योंकि आज का ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो हिंदी के जो 20 में 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ना, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, ताकि हिंदी का जो आपका फर्स्ट पेपर है 22 फरवरी को, और आप 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का फिक्स कर लो, ठीक है। 22 फरवरी को जो आपका पेपर है उसमें 100% आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हिंदी का 2024 बोर्ड का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना बच्चा, उसमें 100% आएगा, क्योंकि ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ पढ़ाने वाला हूं। तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। जो हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? लाइकेज आपका है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो याद रखना, जो हमारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो हमारे किस युग के लेखक हैं? तो वो हमारे भारतेंद्र युग के लेखक हैं। किस युग के? भारतेंद्र युग के लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। जो हमारा रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या गुलाब राय, या भगवत शरण उपाध्याय, या जयप्रकाश भारती। तो जो हमारा रस मीमांसा इसके जो राइटर हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है ना, 95% हमें हिंदी में लाना है, तो सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हमारा कृति कंकाल के लेखक हैं, सभी को पता है कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त।
तो कंकाल किसकी रचना है? कंकाल हमारा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो हमारा शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कलावधि है, जो शुक्ल युग की कलावधि को आप कह सकते हो समय सीमा। समय सीमा का मतलब कब से कब तक है, तो ये एक आप कला अवधि को समय सीमा भी कह सकते हो। हमारा 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1900 से 1920 तक, या फिर हमारा 1919 से 1938 तक। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, 1900 से 1930 कर दो, क्योंकि सेम ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सेम ही विकल्प हो गए। तो 1919 से 1938 तक हमारा है शुक्ल युग की कलावधि, 19 साल तक, 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो ये हमारा 4 ऑब्जेक्टिव है, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि हमारे जो सेवा सदन है उपन्यास के लेखक हैं। जो सेवा सदन उपन्यास है, देखो सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है, बट इसके लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो सेवा सदन के जो हमारे राइटर हैं वो जैनेन्द्र हैं, या यशपाल हैं, या प्रेमचंद्र हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सेवा सदन के जो हमारे राइटर हैं वो है प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं सेवा सदन के राइटर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको चिंतामणि की आपको रचयिता बताना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र। तो सभी को पता है जो चिंतामणि है वो हमारा रामचंद्र जी की रचना है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर से। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, निराला या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो भी हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। तो हंस पत्रिका के संपादक भी हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास जो हमारा है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवत शरण उपाध्याय, यशपाल या वृंदावन लाल। तो हमारा जो उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, उसके जो राइटर हैं वो है भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय नहीं, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सही कर दो, मैं बता देता हूं ना। ये भगवत शरण उपाध्याय की जगह आप लिख दो भगवती चरण वर्मा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दो, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो जो हमारे उपन्यास भूले बिसरे चित्र है ना, इसके जो राइटर हैं वो हमारे भगवती चरण वर्मा जी हैं। याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको हम लोग हटा देते हैं और यहां लिखते हैं प्रेमचंद्र, तो नहीं है। यहां हमारा यशपाल नहीं है, वृंदावन लाल नहीं है, हमारे जो है वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, देखो भगवती चरण वर्मा और भगवत शरण उपाध्याय अलग अलग हैं। तो भगवती चरण वर्मा जी जो है वो भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, भगवत शरण उपाध्याय जो है ठूठा आम के लेखक हैं। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो सभी को समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत राय, गुलाब राय, प्रेमचंद्र, वैद्यनाथ मिश्र। तो कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय जो है वो कलम का सिपाही रचना के लेखक हैं, क्योंकि कलम जो है वो आपके लाइफ में अमृत का काम करता है, मतलब एक अमृत है। क्योंकि अगर आपको कलम से प्यार हो गया ना तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए।
लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें देखो दो नाम है, एक लहरों एक राजहंस, तो मोहन और राकेश, इसमें दो नाम है। तो मोहन राकेश जो है वो लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, 12 में कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा। अभी यहाँ आया है भगवत शरण उपाध्याय, जैसे ठूठा आम है या ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी की द्वीप। तो बताओ जल्दी से, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है। ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। तो जो हमारा भगवत शरण उपाध्याय जी हैं उनके द्वारा जो रचित निबंध है वो ठूठा आम है। कौन सा है? ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ, रेणु, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के जो लेखक हैं वो कौन है? तो मैला आंचल के जो राइटर हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, या आप शॉर्ट में कह सकते हैं रेणु। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा और सच किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। झूठा सच किस विधा की रचना है माय डियर स्टूडेंट? तो ये जो हमारा है वो एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है जो हमारा झूठा और सच रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आ गया, सॉरी 14 तक। ठीक है, 15 आता है। 15 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में है, व्याकरण के भी हैं, गद्य के भी हैं, पद्य के ही सारे क्वेश्चन। तो स्मृति की रेखाएं किस साहित्य विधा की रचना है? स्मृति की रेखाएं जीवनी है, भेंटवार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो हमारा संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है? संस्मरण विधा की रचना है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से रीति काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रीति काल है, रीति काल की जो मेन विशेषता है वो कौन सी है? तो वो श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का खा दोनों, या देश प्रेम की भावना। तो श्रृंगार रस की प्रधानता भी जो हमारा रीति काल की विशेषता है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी है। तो हमारा विकल्प का और खा दोनों हो जाएगा हमारा, मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता भी है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव या भिखारी दास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास जी। कौन है? आचार्य केशवदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, जल्दी जल्दी पढ़ लो भाई। अगला क्वेश्चन, ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। ललित ललाम के रचयिता कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो ललित ललाम के रचयिता है मतीराम जी। कौन है? मतीराम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? विहारी, जगनिक, नरोत्तम दास या भूषण। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो भूषण जी हैं। कौन है? भूषण। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। जितनी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन तैयार कर लेते हो वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे क्लास देखोगे जो आपको एक एक घंटे में 10 क्वेश्चन भी सही से नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कराई जाएगी। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत बहुमूल्य है इस टाइम। ठीक है, आपके लिए। तो केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त या प्रयोगवादी। तो केशवदास जी रीतिबद्ध मुक्त धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, याद रखना केशवदास जी। क्वेश्चन नंबर 21, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप जो है एक रचना है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक रचना है। ठीक है, अब इसके आपको क्या बताना है? कवि बताना है। हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या हरिओद। तो जो हमारे मतलब अद्भुत आलाप है ना, अद्भुत आलाप के जो हमारे राइटर हैं वो हैं महावीर प्रसाद जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, का वाला। तो 21 नंबर का वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। प्रयोगवादी युग, प्रयोगवाद जो युग है, ठीक है, तो घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, विकल्प का खादोनों, नारी परिवर्तन। तो घोर वैश्विकता भी हमारी प्रयोगवाद की विशेषता है एंड यथार्थवादी चित्रण भी हमारी, दृष्टिकोण भी हमारी प्रयोगवाद की विशेषता है। तो हमारा विकल्प का और खा दोनों सही हो जाएगा, जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है। चलो अगला क्वेश्चन 23 नंबर, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने, जयशंकर प्रसाद जी, हरिओध, नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य की रचना हमारा मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। किसने किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा, जो हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं, एकांकी के जनक हैं, उनके द्वारा जो हमारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है, तो वो हमारा आंसू है, यामा है, उत्यारण है, चौखे चौबदे हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गा वाला, उत्यारण, उत्यारण, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोग ध्यान से देखो, पूछ रहा है कि निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, दादू दयाल कुतुबन। तो जो छायावाद युग के कवि हैं इन चारों में से, वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो छायावाद युग के कवि हैं। यानी कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ यामा के रचयिता का नाम लिखिए। जो यामा हमारी रचना है उसके रचयिता कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, श्रीधर पाठक। तो यामा के रचयिता का नाम बताना है। तो यामा के जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं हमारा यामा के रचयिता। सभी को पता है यामा, दीप शिखा, ये सब हमारे महादेवी वर्मा जी की रचना है, अतिथि के चलचित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, या जयशंकर प्रसाद, या श्याम सुंदर दास। तो भैया जो हमारे शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, लेखक बताना है, तो वो हमारे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं हमारे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला तो इसके रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट, अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, या जयशंकर प्रसाद। तो भैया इसके जो राइटर हैं वो हमारे अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है, अशोक वाजपेयी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यनज्ञ, मुक्तिबोध राम नरेश त्रिपाठी। तो वो है भैया सचिदानंद हीरानंद वत्स्यनज्ञ। यानी कि आंगन के पार द्वार की जो रचयिता है वो है सचिदानंद हीरानंद वत्स्यनज्ञ, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। 29 नंबर का 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 30 नंबर आ जाओ भाई, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इन चारों में से सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है, तो इसमें है हमारा युगवाणी जो है ना, वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कौन सी, युगवाणी, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि व्याकरण के हैं। देखो लिखा क्या है, हसी हसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाल में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार, श्रृंगार नहीं, इसमें हमें अलंकार नहीं बताना, रस बताना है, सॉरी, क्योंकि हमें ये जो है रस बताना है, अलंकार नहीं बताना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आप रस लिख दो, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखो, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जरूरी भी है, आपको नई नई चीजें सीख मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपके माइंड में ये क्वेश्चन और अच्छे से बैठ गया कि सर ने काटा था, अलंकार से रस किया था, तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाल में। तो हंसी हंसी का श्रृंगार नहीं होता है बेटा, करुण का मतलब शोक होता है, हास्य का मतलब हंसना होता है, वीर का मतलब वीर होता है। तो यहां जो हास्य रस होता है ना, वो हमारा हंसी हंसी आया है, इसलिए हमारा हास्य रस होगा, याद रखना, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन,
शोक बिकल रोही सब रानी रूप बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमि तल वार द्वारा। इसमें देखो विलाप आया है, रोही मतलब रोना आया है, विलाप का मतलब भी रोना आता है, मतलब शोक है। इस प्रकार से इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मीनिंग वगैरह निकालोगे तो शोक आएगा, रोना धोना। ठीक है, तो शांत नहीं है ये भैया, ये अद्भुत भी नहीं है, ये हंसना भी नहीं आया है, हाँ ये आया है करुण रस, शोक आया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो सभी को पता होगा मनहु शब्द आया है, मन मानो जन जानो मनहु जनहु, ये सब शब्द आ जाए तो सभी को पता है कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां जो हमारा है वो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो इसमें हमारा भैया रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। तो 34 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। 34 में 34 आपको भैया याद होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लो, आपके सामने है, अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, आप जितना पढ़ लो उतना कम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अब ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप एक बार देखो, एक बार में याद करो। ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको नोट बनाओ फिर याद करो। अब ज्यादा नोट्स के पीछे मत भागो, पूरी आप साल नोट्स बनाए, ये करा वो करा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना है, ना याद हो वीडियो दोबारा देख लो, याद हो जाएगा। चलो 35 नंबर, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इसमें आपको बताना है कि कितने आपको मात्राएं बतानी है। ठीक है, अब कौन कौन से चरण में वो मैं बताता हूं। देखो इसमें आपको दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में आपको मात्राएं बतानी है। अब आप काउंट तो कर ही सकते हो, शायद नहीं कर पाओगे कि कर लोगे। 13 मात्राएं, 20 देखो 20 तो हटा दो, 9 तो हटा दो, ये दो नहीं हो सकता। अब 11 या 13 इन्हीं दोनों में से होगा। तो कैसे? चलो गिनते हैं। हमारा दूसरा है और चौथा है। अगर दूसरे में हमें 13 मिल गया तो दूसरा भी 13 ही होगा, क्योंकि हमारा जोड़ा है। अगर 11 मिला तो हमारा चौथा भी 11 होगा। तो चलो हम लोग एक को गिनते हैं। पहला देखो, दूसरा गिनते हैं, 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 1 1 1। तो चलो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं। तो 13 मात्राएं का मतलब क्या है कि 13 मात्राएं हमारी हो जाएंगी। ठीक है, 13 मात्राएं, ध्यान रखना। ठीक है, 13 मात्राएं हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सही है, 13 मात्राएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मूर्ख नहीं हूं। मतलब यहाँ एक स्टूडेंट है जो कह रहा है सर मैं मूर्ख नहीं हूं। सर नहीं कहा है, बट मैं मूर्ख नहीं हूं, ये आपको बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। संकेतवाचक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक। तो यहाँ निषेधवाचक है भाई, वो जाहिर कर रहा है कि मैं मूर्ख नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 37 भगवान तेरा भला करे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। आज्ञावाचक, आज्ञा तो दे नहीं रहा है, इच्छा कर रहा है। ठीक है, इच्छा कर रहा है कि भाई मेरी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे। तो ये हमारा इच्छा है कि हमारा इच्छा है भगवान तेरा भला करे, बस और क्या, इच्छावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, आज निश्चित होकर सोया जाएगा। इसमें आपको प्रयुक्त वाच्य बताना है। आज निश्चित होकर सोया जाएगा। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कोई नहीं। तो भैया इसमें जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? वो होगा भाववाच्य। इसमें भाव उत्पन्न है भाई कि आज निश्चित होकर सोया जाएगा। चलो 39 नंबर क्वेश्चन, जैसे ही उसने औषध ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। तो रचना के आधार पर भेद है। देखो इसमें दो चीजें, एक तो ये सेंटेंस है, फिर यहाँ कॉमा लगा है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें सरल सेंटेंस नहीं है। अगर ये होता कि मैं एक ईमानदार विद्यार्थी हूं तो वो हमारा सरल है, बिल्कुल सरल है। ये संयुक्त भी नहीं है, इसमें मिश्र हुआ है। संयुक्त का मतलब ये नहीं कि मतलब उसमें संयुक्त होना, मिश्र। ये मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाच्य है या मिश्र वाक्य है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रमी अंकित अपना काम समय से पूरा कर लेता है। अब यहाँ परिश्रमी के नीचे अंडरलाइन है, बताना है क्या है ये। तो भाई परिश्रमी तो इनका गुण बता रहा है कि भाई ये विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे इंग्लिश में आता है ना वैसे इसमें भी आने लगा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई करना है मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय कम है, ज्यादा पढ़ो बस, और क्या, टेंशन थोड़ी लेना है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है निर्सुसहृदय आ, तो सुदर्शन में आगे क्या लगा, सु, तो सुदर्शन में सु हो जाएगा उपसर्ग, और क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परि, आपको परि लगाना है, उपसर्ग बनाना है। तो परि क्या है, परि आपको आगे जोड़ना है, परिवार बना दो, परिपूर्ण बना दो, तो परिपूर्ण हो गया। ये सब तो है नहीं क्योंकि इसके आगे परि लगानी है। यहाँ परि है, पापा की परि है, ठीक है, ना कि परि है, छोटी की मात्रा है। तो ये हमारे हो चुके हैं कितने, 42 नंबर क्वेश्चन ना। तो अब हम लोग 43 पे आए। 43 नंबर क्वेश्चन, चतुर्वर्ण समास है, इसमें संख्या है, तो इसलिए हमारा ना तो आपका द्वंद्व होगा या दीर्घु होगा। देखो ये तो हटा दो यार, द्वंद्व या दीर्घु में से, तो दीर्घु समास होगा, ठीक है, द्वंद्व नहीं, दीर्घु समास। चलो अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना, गंगा डैश यमुना का समास विग्रह होगा। अगर ऐसा है माता, ऐसा डैश पिता, भाई डैश बहन, तो वो हमारा गंगा और यमुना हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा, माता और पिता हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप थोड़ा सा माइंड को लगाकर समझते हो तो। तालाब का तत्सम रूप है, तालाब समुद्र है, झील है, या तड़ाग है, या सागर है। तो तालाब का हमें तत्सम रूप बताना, ये हमारा क्या है, ये हमारा तद्भव है, और तद्भव का जो तत्सम होगा वो तालाब का जो होगा वो क्या होगा, तड़ाग होगा। क्या होगा, तड़ाग, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, अच्छी, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी, आंख है, कान है, भौं है, दांत है, तो अच्छी का जो होगा वो आंख होगा। क्या होगा, आंख। अंबर और वसन किस शब्द का पर्यायवाची है, कमल, कपड़ा, झंडा, बादल। तो अंबर और जो वसन है वो हमारा किस शब्द का पर्यायवाची है, तो वो हमारा कपड़ा का पर्यायवाची है। किसका, कपड़ा का पर्यायवाची है अंबर और वसन, ठीक है। तो हमारे 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां देखो ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक को बता रहा हूं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची तो अनल तो है, अनल है या नहीं है, अनल, अनल है, नहीं 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 नहीं, नहीं। अनिल नहीं है, अनल है, अनिल नहीं, पावक भी, ज्वलस भी है, लेकिन यहां जो अनिल है वो हमारा अग्नि का नहीं है, ठीक है। तो किसका पर्यायवाची है अनिल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तद पुल्लिंग, थोड़ा सा माइंड लगाओ, तद है, पुल्लिंग है, शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तस्य, तस्य, तौ या तयो, तद है ना, तद पुल्लिंग का होगा तस्य, क्या होगा, तस्य। 50 नंबर और हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बहुत हो चुके हैं, ठीक है। तद स्त्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तद, तद का होगा तासु। तो ये है हमारे हिंदी के वो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। मतलब 50 ऑब्जेक्टिव है, तो ये 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव है ना जो हिंदी को हिलाकर रख देगा, और आप हिंदी में 20 में 20 लाओगे, 100% कंफर्म है लाओगे, क्योंकि ये 20 नंबर आपको 50 ऑब्जेक्टिव में से देखने को मिलेगा। इसमें मैंने वो ऑब्जेक्टिव, टॉप ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका गद्यांश हो, पद्यांश हो, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो, श्लोक हो, निबंध हो, जीवन परिचय हो, साथ में पत्र लेखन हो, खंड काव्य हो, हर एक टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हिंदी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में आज खत्म होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये वीडियो देखो, हिंदी का बिल्कुल से खत्म कर दोगे, ठीक है। और 22 फरवरी के दिन जो आपका पेपर है उसमें मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं कि ये आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चंस मैं लाया हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद ये क्वेश्चंस मैंने लाया है। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है, वो। तो
जो गद्यांश है ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर। देखो गद्यांश सबसे पहले समझ लो, ये मैं जो गद्यांश बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आ चुका है और हो सकता है कि मैंने पहले भी पढ़ा रखा हो, लेकिन अब आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है इसलिए मैं आप लोगों को कई सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है, कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब ये नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा गद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपका यहां जो है इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला हमारा 2 नंबर का रहेगा गद्यांश का, जो है प्रस्तुत गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। जो हमारा गद्यांश ऊपर दिया गया है ना, इसका आपको संदर्भ लिखना है। सेकंड आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 2 ही नंबर मिलेगा, मतलब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर आपने ये 3 क्वेश्चंस कर लिया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, मतलब 6 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे और ये 6 नंबर आप तुरंत फिक्स कर लोगे। सबसे पहले देखो यहां जो है आपका सभी को पता है किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि यहां जो है बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया गया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना तो और ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये रेखांकित अंश है, ये आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा देकर जाएंगी। और यहां संगत की बात की गई है, बुरी संगति अच्छी संगति, तो इसलिए आप ये समझना कि ये हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है, क्योंकि संगति का जो होता है वो मित्र ही होता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखने में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको अच्छा सा ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। जो ब्लैक एंड ब्लू पेन आप डेली यूज करते हो वही यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ बिल्कुल नई नई पेन ले लो, तो वहां जल्दी चलेगा नहीं, तो आप वही थोड़ा पुराना ही पेन रखना। ठीक है, तो संदर्भ क्या है कि सबसे पहले आप लिखो प्रस्तुत। देखो ध्यान से समझना एक एक बात को। प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत जो हमारा गद्य अवतरण है इसके जो राइटर हैं कौन है भाई? मित्रता के राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ठीक है, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये जो है हमारा हिंदी है, क्या है? हिंदी। तो देखो ये हिंदी का एक भाग है, गद्य खंड, पद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी, ठीक है, के जो हमारा गद्य खंड है, क्या है? गद्य खंड। अब हिंदी का जो गद्य खंड होता है, गद्य खंड में अब हमारा इस चैप्टर का नाम क्या है? संकलित। और इस चैप्टर का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट? मित्रता। क्या है? मित्रता। ठीक है, तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बस देखो आप जितना आसान मैं बता सकता था उतना बता दिया। ठीक है, पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संदर्भ 2 नंबर का। देखो संदर्भ में कुछ भी नहीं है। अगर आप कहो सर हार्ड है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें अगर आप ऐसा नहीं लिख पाते हो तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आप डायरेक्टली हेडिंग डालो पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो भी आपको फुल ही मार्क्स मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया संदर्भ का, और संदर्भ में सबसे मेन बात है कि मैंने पाठ का नाम, लेखक का नाम, इन सबको ब्लैक से लिखा ताकि जो एग्जामिनर है उसका जब नजर पड़े तो वो आपको
भर भर के नंबर दे, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन। तो रेखांकित अंश की व्याख्या छोटी सी रहती है, बहुत बड़ी नहीं रहती बोर्ड एग्जाम में, जैसे 2 लाइन 3 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखो जो भी इसमें बताया गया उसको लिखो कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी है, अगर उसकी संगत बुरी है तो वो एक घातक बुखार के समान हानिकारक है। जैसे एक घातक बुखार होता है और वो जान ले लेता है, उसी प्रकार ये हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो भयानक ज्वर, ज्वर का मतलब होता है कोई बुखार होता है ना, तो वो किसी ज्वर से ग्रसित हो तो उसके शरीर और स्वास्थ्य, शरीर को भी दुबला पतला कर देगा और स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देगा, तथा कभी कभी प्राण भी लेता है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि उसका प्राण भी ले लेता है। और उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। बस इतना सा हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, क्योंकि भाई इतना ही है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का, अच्छी संगति से होने वाले लाभ बताइए। तो अच्छी संगति जो होता है वो सहारा देने वाले बाहु के समान होता है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अगर आपकी अच्छी संगति है तो वो आपको उन्नति की ओर ले जाएगी, साथ में आपकी रक्षा करेगी और आपको अच्छे अच्छे बातों को बताएगा ताकि वो आपको मोटिवेट कर सके और लाइफ में आप कुछ बड़ा कर सको, ठीक है। बुरी संगत वाले आपके अंदर बुरी बुरी बातों को भरेंगे ताकि आप कितना पीछे हो जाओ, कितना बर्बाद हो जाओ, उतना ही उनके लिए अच्छा है, ठीक है। तो बुरी संगति अच्छी संगत में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्त, तो ध्यान रखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 1-2 बार नहीं, मतलब बहुत बार, ठीक है। तो ये पद्यांश भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा आपको। देखो सबसे पहले ये थोड़ा सा बड़ा पद्यांश है। देखो आपके 2 लाइन वाले पद्यांश भी आते हैं, जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति से मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना विड़कटे वर्ड समूल कहलाए, वो 2 लाइन का होता है, ठीक है। और ये जो हमारा 4 लाइन का है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी ही जानकी जानी भली, तिरछी कर नैन देह सेन तिन्हे समुझाई कछ मुस्काई चली, तुलसी देह और सोहे सब अवलोचन लोचन लाव अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगसी मन मंजुल कंजकली। देखो सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें हमें सारे का ही व्याख्या करना होता है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन वगैरह नहीं होता, इसमें आपको सारे का करना होगा। ये भी हमारा 6 ही नंबर का होगा। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या लिखिए। 2 नंबर का, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। जो सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर है वो किस भावना के अनुरूप है। अनुराग तराग का क्या अर्थ है, जो अनुराग तराग है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस रहेंगे भैया, और आपको देकर जाएंगे 6 नंबर। तो कैसे करोगे ये तो आपको पता ही होगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संदर्भ का। तो संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। जो हमारा ये पद्यांश है, ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना है आपको संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश जो है गोस्वामी तुलसीदास, इसके जो राइटर हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है तुलसी, ठीक है। तो तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया संदर्भ। फिर सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं, फिर इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। पहले देखो व्याख्या, व्याख्या इसका हमें देखना है। तो व्याख्या के लिए सबसे पहले 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी कर नैन दे सेन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली, और तुलसी दे और सोहे सब अवलोचन लोचन लाह अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगसी मन मंजुल कंजकली, ठीक है। तो आ जाओ व्याख्या समझते हैं मेरे दोस्त। व्याख्या में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ गया होगा। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं।
तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने स्त्रोलॉजी लज्जा, जैसे जो स्त्रियों में होती है लज्जा होती है, के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, और आवश्यकता नहीं पड़ी। इन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम की वधुआं नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका पद्यांश है और अगर आपने एक बार पढ़ा है तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीता जी के संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है? जो सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर है वो किस भावना के अनुरूप है? तो यहां देख लो भाई, सीता जी का जो संकेत पूर्ण उत्तर है वो भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्वाण की भावना के अनुरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुराग तराग में जो हमारा है का अर्थ, जो अनुराग तराग का क्या अर्थ है? हम देखो अनुराग तराग का क्या अर्थ, 3 क्वेश्चन है। तो अनुराग तराग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। क्या है? प्रेम रूपी सरोवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट पद्यांश। ठीक है, हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश भी देखा, अब हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश भी देख लिया। आई होप कि आपको ये पद्यांश समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। अब हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश होते हैं वो, क्योंकि ये भी हमें 5 नंबर देकर जाएंगे, एक संस्कृत का गद्यांश और 5 ही नंबर एक पद्यांश, यानी कि 10 नंबर आपके संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना हमारा हिंदी का गद्यांश पद्यांश है। ठीक है, वो 12 नंबर देकर कर जाएंगे, ये 10 नंबर, जबकि ये ईजी होता है। देखो लिखा हुआ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतम संस्कृते भाषायाम केंद्रम स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृतम आलोकः सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारासिको आदर्द भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आक्रोत सह तेसह ज्ञानेन तथा परिभात्रा अभवत यत तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा में करता। सबसे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो, जितना ध्यान से हो सकता है उतने ध्यान से पढ़ो, क्योंकि भाई आपका पूरा फोकस इस पढ़ाई पर होना चाहिए। अब आपके पास समय नहीं है कि आप अलग फोकस करो, क्योंकि अब अगर आपने नहीं फोकस करा तो फिर बर्बाद हो जाओगे। संदर्भ में क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? जो वाराणसी पाठ है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी याद रखना, हमें केवल संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। संदर्भ में हमारा केवल पाठ का नाम पता होना चाहिए, कोई लेखक कोई कवि नहीं होता है और पाठ का नाम बहुत ही ज्यादा आसान होता है। फिर प्रसंग देखो, यही प्रसंग आप वाराणसी के हर एक चैप्टर में छाप सकते हो, यही संदर्भ तो आप छापोगे ही, साथ में यही प्रसंग भी छाप सकते हो हर एक आप पंक्ति में जो भी हो। ठीक है, तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। जो इस गद्यांश में जो वाराणसी है, वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, व्याख्या समझो। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषायाम का केंद्र स्थली है। यह जो नगरी है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन भी किया था और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने एक बार अगर ये संस्कृत पढ़ लिया फिर इसका व्याख्या पढ़ लिया तो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। ठीक है, अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो बिल्कुल याद कर लो, ऐसे जैसे मैंने संस्कृत का वो पढ़ दिया, अब ये आप बिल्कुल याद कर लो कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उन्होंने उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, बस हो गया, ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट संस्कृत का जो हमारा गद्यांश है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संस्कृत का पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का पद्यांश देखो,
इसमें क्या है देखो ध्यान से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। अब इसमें जो है हमारा वो क्या कह रहा है वो ध्यान से समझो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये किस चैप्टर से लिया गया है ये जानना जरूरी है। देखो जो ये हमारा है संदर्भ, वो प्रस्तुत श्लोक जो है, जो हमारा श्लोक है ऊपर, वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति। तो प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्यपुस्तक जो है हिंदी के संस्कृत, जो हमारा खंड जो हमारा ये है हिंदी के संस्कृत कर देना है इसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये खंड खंड नहीं संस्कृत खंड कर दो, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। ठीक है, बस देखो प्रसंग देखो, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। जो भारतीय लोग हैं उनकी जो मूल भावना है भाई, जो पहले की भावना है, मूल भावना है, उस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर देखो हमारा अगला है अनुवाद। देखो ये हमारा हो गया संदर्भ बढ़िया से, ठीक है, संस्कृत खंड के, और फिर ये हमारा हो गया प्रसंग, और फिर हमारा व्याख्या देख लो। सब सुखी हूं, देखो यहां कहने का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः का मतलब होता है सब सुखी हूं, सब रोग रहित हूं, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है जितने लोग हैं सब सुखी हो, कोई रोगी ना हो, और सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। ये हमारा हो गया अनुवाद। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश और भी आसान लगा होगा आई होप उस हिंदी के गद्यांश पद्यांश से। तो देखो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना है हिंदी में, जब तक हम लोग भाई 95 नहीं फोड़ेंगे, 95, ठीक है, 95 100 में नहीं लाएंगे तब तक हिंदी पढ़ने का मजा कहाँ। ठीक है, क्योंकि हिंदी इतना आसान है कि आप 5 दिन में पढ़ के 95 स्कोर कर सकते हो। और हम आप लोगों को अब आपका पेपर जैसे 10 दिन बचेगा, मैं आपको केवल हिंदी की इतनी सारी मैराथन क्लास देने वाला हूं, इतनी सारी मैराथन क्लास कि आप कहोगे सर रहने दो, क्योंकि उतने आपकी क्लासेस आने वाली हैं कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का आएगा, लेकिन हिंदी का बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश जो कि संस्कृत का था। अब हम लोग देखते हैं जीवन परिचय। मैंने आपको जीवन परिचय तो बता ही रखा है कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं। लाइकेज पहला हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, ये 2 आपके लेखक हैं। और फिर आपको कवि में हलना है तो कवि में आपका सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, महादेवी वर्मा का, ये 3 तैयार कर लो। मतलब आपको 5 जीवन परिचय कम से कम तैयार करने, 5 तो तैयार ही करने हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देखते हैं, इसके बाद भी हमारा जीवन परिचय है, बट हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देखते हैं जो कि आप लोगों को तैयार ही करना पड़ेगा। देखो कौन सा है, यहां देखो जो हमारा जीवन परिचय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में आया हो, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, भाई हर साल आ रहा है, तो अब की बार भी आएगा, 2024 में भी आएगा 22 फरवरी को। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय समझो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक संभस्त परिवार में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम के एक संभ्राष्ट परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनके जो पिता थे उनका नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्जापुर के एक कानूनगो थे। ठीक है, और इनकी माता जो थी अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता जो थी अत्यंत विदुषी मतलब विद्वान और धार्मिक, पूजा करने वाली थी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो मिशन स्कूल, कौन से, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, मतलब ये जो भाई साहब थे वो गणित में कमजोर थे। अब गणित में जब कमजोर थे तो ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, मतलब इन्होंने ट्राई किया कि भाई शिक्षा ली जाए, तो इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। लेकिन जो परीक्षा होने से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया, और इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, और उसके बाद ये नौकरी
नगरी छोड़ने के बाद ये मिर्जापुर का जो मिशन स्कूल जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया था उसी स्कूल में ये चित्रकला के अध्यापक भी हो गए। और इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी सभा का संपादन किया। और इन्होंने 19 साल तक, ठीक है, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी सभा का संपादन भी किया, किंतु हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में भी हो गई। मतलब इनकी नियुक्ति जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, ठीक है। और श्याम सुंदर के अवकाश के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। मतलब 1941 में इनका स्वर्गवास हुआ, 1884 में इनका जन्म हुआ। तो सही है। अब देखो, ये तो हो गया इनके जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो बगल में ऐसे एक कॉलम बना के थोड़ा सा संक्षिप्त में भी लिख सकते हो। नाम जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884, पिता का नाम चंद्रमणि शुक्ल एंड परीक्षा, कुछ भी ऐसे से बना के, और पत्रिका जो है काशी नगरी प्रचारणी सभा, मृत्यु, ऐसे आप शॉर्ट में बगल में ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आप ऐसे भी लिख दोगे, लास्ट में आप इनकी रचनाएं लिख दोगे, बहुत है। तो अब आप लास्ट में रचनाएं हेडिंग डालो। देखो, आपको 2-3 रचना लिख देना है, कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। रचनाएं देखो, रचनाओं में जैसे इनके बहुत सारे हैं भाई। चिंतामणि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। रस मीमांसा भी इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। और बताएं, और इनका त्रिवेणी, देखो है तो बहुत सारी रचनाएं, ठीक है। मैं कुछ खास बता देता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आपका है विचार विधि इनकी रचना है, ठीक है। सूर, बस बहुत है, 3 ही आप याद कर लो, बहुत है, ठीक है। तो ये हमारी होगी इनकी रचनाएं और ये हो गया इनका जीवन परिचय, ठीक है। तो अब हम लोग अगला जीवन परिचय देखेंगे सूरदास जी का। मतलब अभी हम लोगों ने एक लेखक का जीवन परिचय देख लिया, अब एक कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं सूरदास जी का। कवि का भी जानना जरूरी है भाई, कुछ भी नहीं है, कवि कभी मैंने वैसे ही लिखा है बहुत ही अच्छे से, और जैसा मैंने लिखा था अभी इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो सूरदास जी का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में हर बार आया हुआ है, तो अब की बार भी आएगा। देखो जीवन परिचय हेडिंग डालो। सूरदास जी का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में, संवत अगर संवत की बात की जाए तो 1535, ठीक है, में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। मतलब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, जो सूरदास जी वो जन्मान थे, अंधे थे जन्म से ही। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण का बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्राकृतिक का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि जन्म से मैं अंधा था, बट अगर ऐसी लीला ऐसी अच्छे से लिखना कोई अंधा व्यक्ति आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, मतलब स्वयं को कहा है कि मैं जन्म से अंधा था। और सूरदास जी की रुचि जो है बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास जी की जो रुचि है वो बचपन से ही मतलब थी इन सब में, और इसने भक्ति का एक पद सुनकर, इनकी भक्ति का पद एक सुनकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी को एक अपनी भक्ति का पंक्ति सुनाया, ठीक है, एक लाइन सुनाया, एक पद सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। और श्रीनाथ जी के मंदिर का जो है कीर्तन भार सौंप दिया। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों में जो संगठन किया था। सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ थे। ये गौघाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण लीलाओं का गायन करते थे। और सूरदास जी गोलोवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी में और संवत 1640 में, ठीक है, विट्ठल लाल के सामने गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन पारसोली नामक ग्राम में हुआ, ठीक है। तो ये इनका है भाई जो कि जीवन परिचय और इनकी रचनाएं तो आप लोगों को पता ही होगा। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो चलो इनकी 3 रचनाएं भी मैं आपको बता देता हूं। रचनाएं देख लो इनकी।
देखो इनकी जो रचनाएं हैं वो जैसे सूरसागर है, सूरसागर, ठीक है, सूरसारावली, ठीक है, और साहित्य लहरी। ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारे डियर स्टूडेंट जीवन परिचय। 2 जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं पत्र लेखन पर। मैं आपको 2 ऐसे पत्र बताऊंगा जो बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है, 100%। तो पहला, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। जो बिजली समस्या है आपके साइड में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में बिजली की समस्या है, अब उसको सही करने के लिए आप पत्र लिखो ताकि वो पत्र डाकघर में जाए और फिर उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए, ठीक है। तो यही हमारा है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो देखो सबसे पहले शिकायती पत्र में सेवा में बिजली विभाग, जो सेवा में बिजली विभाग है मेरठ का विषय है बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब जो बिजली है वो समय पर नहीं आती और अनियमित होती है, ठीक है। मान्यवर, हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। मतलब हम जो हैं गांधीनगर कॉलोनी के निवासी हैं और आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है। मतलब जो पानी है और अन्य कार्यों के लिए बिजली जो है सर्वाधिक आवश्यकता हमें ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी में होती है। और बिजली जीवन मूलभूत आवश्यकता है। जो बिजली है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है, अतः 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर करें। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और कृपया बिजली समय को निर्धारित किया जा सकता है और शीघ्र कार्यवाही की आशा में है। हमें आपके गांधीनगर निवासी, ठीक है, हम हैं आपके गांधीनगर निवासी दिनांक, अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ये हो गया, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो हिंदी में कुछ भी नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा पत्र लेखन आप लोग समझ लो। इसमें क्या है, शुल्क मुक्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र। अपनी शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल जी को एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो लिखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जवाहर पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली 18, ठीक है। विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर महोदय, ठीक है, या फिर प्रधानाचार्य महोदय, सबनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं और घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 3 भाई और बहन है, मेरे 3 भाई बहन हैं, विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्चे का पिताजी के सिरों पर सदा भार रहता है, सदा ही रहता है। मैं कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी से पवन शर्मा, दिनांक अपना डाल देना, ठीक है। तो देखो, होता बहुत आसान है, केवल आपको ये ऊपर वाली चीज पता होना चाहिए। फिर आप बीच में भर दो, जो भी अपना नाम वगैरह जो भी जानते हो भर के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप बीच में कोई नहीं, आप ऊपर अच्छे से ये चीज अच्छे से ध्यान रखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ये सब अच्छे से रखो बस। तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन भी समझा दिया, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको भाई देखो, निबंध तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, क्या बार पढ़ाएं। सबसे पहले निबंध के पहले मैं खंड काव्य की बात कर लेता हूं। खंड काव्य, देखो खंड काव्य क्या है ना, कि ये जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। अब इसमें आपके 7 सेट का पेपर होता है, ठीक। अब आपके जो जिले हैं ना, जिले जो भी हैं, जिले हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य आता है।
कोई भी जिला हो, तो आप क्या करो ना, एक काम खुद से कर लो, अपने जिले का खंड काव्य तैयार कर लो। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक जो भी ली हो, उस खंड काव्य के नीचे आपका सारा जिला लिखा रहता है, कौन सा कहाँ खंड काव्य आता है। सेकंड, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ आपके हिंदी के टीचर होंगे, उनसे पूछ लो सर हमारे इधर कौन सा खंड काव्य आता है, बता देंगे। तो ये 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। निबंध की बात करें तो ये 7 नंबर का आता है, 7 मार्क्स का। तो इसमें मैं आपको 5 निबंध बताता हूं, क्लियर है कि क्लियर हो जाएगा, तैयार कर लोगे तो। पढ़ा रखा है ऑलरेडी, बार बार नहीं पढ़ाएंगे। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार कर लो। दूसरा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। साथ में आतंकवाद का कारण तथा निवारण, देखो मैंने सारा पढ़ा रखा है। चंद्रयान पर निबंध नहीं पढ़ाया है, तो ये अभी पढ़ा देंगे। तो ये 5 निबंध है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद का कारण तथा निवारण, एन चंद्रयान पर निबंध। ये 5 निबंध तैयार कर लो, निबंध 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने आपको हिंदी का हर एक छोटे से बड़े टॉपिक सारे समझा दिए। अब केवल बचा है, वो क्या बचा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये अगर आपने समझ लिया जितनी चीजें मैंने बताया है बहुत ही कम समय में, अगर आप कहीं और देखोगे तो ये आपको 2-2, 3-3 घंटे में इतनी सारी चीजें बताएंगे जो मैं आपको 30 मिनट में बता दिया। ठीक है, क्योंकि मैं कम समय में ज्यादा तैयारी कराना चाहता हूं, टाइम बहुत कम है। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।